सिर्फ खुद के फायदे के लिए। मुसलमान की अजान बंद हो जाए इससे उनको लेना देना नहीं, यतीमों का अधिकार सरकारें खा जाए इससे उनको लेना देना नहीं, नमाजी को मारा जाए इससे उसको लेना देना कुछ नहीं है। इनको सिर्फ इतना ही है, अपना काम बनता भाड़ में जाए मुसलमान और मुसलमान जनता। कि मेरा तो एक अरमान है कि इस दिन भारत देश की मुसलमान हिजाब पहनने वाली बच्ची देश की प्रधानमंत्री बनेगी। मैं संविधान के दायरे में रह के अपनी बात करता हूँ। अब आपको मालूम है मीडिया है, एंकर्स है, मैं तो उनको डायरेक्ट बोलता हूँ आप एंकर हो या बीजेपी के स्पोक्स पर्सन हो, अभी तो इतना। अच्छा, आपका रानी ब्रदर्स को लेकर क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? तो ये सब चीज़ कहीं ना कहीं मुझे ऐसा फील हो रहा है कि इनको इनसिक्योरिटी फील हो रही है कि अगर अपन ये नहीं करेंगे तो अपना प्रोमिनेंस खत्म हो जाएगा। जब ट्रिपल तलाक एनडीए ने फाइनल किया तो मुस्लिम्स वुमेन्स तो ज्यादा खुश थी। मैं आपको ऐसे दिखाऊंगा नॉन मुस्लिम मेरे शादी नहीं की, मगर चार अच्छा है CAA NRC लाकर ये लोग सिर्फ डेटा जमा करना चाहते हैं और मुसलमानों को परेशान करना चाहते हैं। इसीलिए तो इतने बड़े बड़े CAA NRC के ऊपर ये हो गए। आज का पॉडकास्ट जो है वो बहुत मस्त होने वाला है दोस्तों। देखने से पहले जरूर लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। आज के जो मेरे गेस्ट है, ही इज अ वेरी प्रोमिनेंट सेलिब्रिटी लॉयर फ्रॉम मुंबई, AIMIM के प्रोमिनेंट लीडर फ्रॉम भाईकला, मिस्टर वारिस पठान। नाइस मीटिंग सर, कैसे हो आप? मैं बहुत अच्छा सर, क्या हाल है बताइए। कैसे? एकदम मस्त। वारिस भाई मुझे एक बात बताइए, जैसे MIM की बात आती है, असद भाई की बात आती है, तो हमेशा से ये बातें क्यों होती है कि ये कम्युनल पार्टी है? ये टैग को कब तक, मतलब ये क्या बोलते हैं कि हमारी पार्टी का नाम है ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन। मैं आपको बताता हूँ, हमारी पार्टी के अंदर दलित भाई जुड़े हुए हैं, माइनॉरिटी के काफ़ी लोग जुड़े हुए, क्रिश्चियन जुड़े हुए, हमारी पार्टी सरदार भाई जुड़े हुए। हमारी पोजीशन है, प्रॉपर पोजीशंस पे। अच्छा, कंटेस्ट करते हैं इलेक्शन हमारी पार्टी के टिकट्स के ऊपर, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अब एक पंडित है यूपी के, वो हमारी पार्टी के साथ जुड़े हैं, वो तो वीडियो भी बना बना कर डाल रहे हैं मीडिया के ऊपर। मगर ये एक नैरेटिव क्रिएट करते हैं लोग, फॉल्स नैरेटिव, ये पार्टी सिर्फ मुसलमान के लिए। अरे मुसलमानों के लिए तो हम बोल ही रहे, उनके लिए हम नहीं बोलेंगे तो कौन बोलेगा? ये जो सेक्युलरिज्म का चोला ओढ़ के लोग बैठे हैं, मुसलमानों के भर भर के वोट लेने वाले, ये तो नहीं बोलते ना उनकी तरफ से। कौन तो है वो लोग? ये सेक्युलरिज्म का चैंपियंस ऑफ सेक्युलरिज्म में जिनको बताता हूँ, रोज दिन आए दिन मुसलमान का वोट हमको चाहिए, भर भर के वोट लिए भी। कौन है लेकिन वो लोग? ये जो आप नाम ले रहे हो भाई, किसका नाम लेके फायदा है? सबको मालूम है, बात निकलेगी तो बहुत दूर तक चली जाएगी। तो ये लोग नहीं बोलते। मुसलमान वर्ड इस्तेमाल करना इन लोग को क्या पता क्यों घबराहट होती है, डर जैसा। हम बोलते हैं हमारे दलित भाइयों के लिए लड़ते हैं, तमाम माइनॉरिटी के लिए लड़ते हैं, तो हमारे ऊपर लेबल लगा देते हैं BT में, CT में, DT में, कोई फर्क नहीं पड़ता है। पब्लिक को पता है रियलिटी क्या है, तो हम हमारा बस काम करते हैं। अब देखिए असद भाई 6 लाख वोटों से जीतते, बिकॉज वो उनका गढ़ है। गढ़ भी है, काम भी है। हाँ, आपको सिर्फ आपका गढ़ से कुछ काम, वहाँ पे जो स्कूल है, हॉस्पिटल्स है, काफ़ी रोड डेवलपमेंट वर्क जो करता है MIM दारुस्सलाम हैदराबाद में, वो आपको देखने जैसा है। पहली एक ऐसे संस्था दारुस्सलाम जगह है जहाँ मंडे से थर्सडे और सैटरडे संडे एक्सेप्ट फ्राइडेज पूरी पब्लिक भरी रहती है, और आप वहाँ कभी जाना, आप बोलोगे यार तो मुसलमान 60% है, बाकी सारे के सारे तो नॉन मुस्लिम है। सब बात है। लेकिन क्या आपको लगता है कि MIM जब सिर्फ मुस्लिम्स की बात करती है तो क्या आप वही एक ही चीज़ों में ब्लॉक होके रह जाते हो? आपकी पॉलिटिक्स जो है वो उतनी फैल नहीं पाई बिकॉज ऑफ दैट? नहीं, पॉलिटिक्स तो मैं समझता हूँ 2014 से अब तक काफ़ी जगहों पे फैल गई है। 11 स्टेट है मेरे, 11 11 हमारी हर जगह पे, मतलब यूनिट्स है, बिहार, गुजरात। चुनाव लड़ते हैं, देखिए चुनाव लड़ना चाहिए, डेमोक्रेसी मजबूत होती है। जिस तरह दूसरा मुख्तलिफ सियासत पार्टी को अधिकार है, वैसा हम भी लड़ते हैं। अब जीतते कभी हारते, लेकिन हार के बाद ही जीते। आज हारे कल जीतेंगे। असद भाई ने भी क्या कहा है कि मैं आया हूँ यहाँ पर लीडर पैदा करने तुम में से, हमको शौक नहीं। आज हमने एक बीज बोया है, कल पेड़ उगेगा, फल आएंगे, हमारी आने वाली नस्लों का फायदा होगा। क्योंकि पार्टी फेस अगर इन एक्चुअल AIMIM में देखा जाए तो ही इज द पार्टी फेस, मतलब एवरीवन इज फॉलोइंग और डूइंग व्हाटएवर बिकॉज ऑफ असदुद्दीन ओवैसी। लेकिन उनके अलावा जो लीडरशिप में ग्रो होना चाहिए, क्या वो हुआ नहीं? या लोगों के बीच में जाके कन्विंस नहीं कर पाए कि यस वी एग्जिस्ट एंड वी कैन डू इट? हुआ ना ग्रो। मैं जीता, हमारे बिहार में 5 MLA जीते, इम्तियाज भाई MP बन गए, बट उसके बाद की बात कर रहा हूं। बाद में अब बाद हार गए। कंसिस्टेंसी का ग्राफ जो ग्रो होना था, कंसिस्टेंसी का कहीं ना कहीं मिस्टेक हुई या कुछ? देखिए ऐसा है, मोदी को हराना है, हरा ही है ना। हम तो बोल रहे हराओ, हम भी साथ में मिलके, कांधे से कांधा मिलके यही चाहते हैं कि हराया जाए। मगर
मुसीबत क्या है कि चैंपियंस ऑफ सेक्युलरिज्म की, कि हमको साथ में लेना नहीं है। अब जब हम खड़े होते हैं तो बोलते हैं बी टीम है, तो हम चुनाव भी नहीं लड़, और हमारे को, हम तो चाहते हराना ना, आप हमारे साथ क्यों नहीं आते? और डर दिखा दिखा के वोट लेने के बाद आप कुछ करते नहीं हो, तो इसका किया क्या जाए? लेकिन जनता है, मैं समझता हूँ कि जब के आज नहीं तो कल ये जनता समझ जाएगी कि कौन अपना है कौन पराया है। बट वारिस भाई, एक्चुअल क्या रीज़न है आपके हिसाब से कि जो अपोजिशन हमेशा असद साहब से या एमआईएम से दूरी बनाती है? पीडीएम एक ये बना था दल अभी लोकसभा इलेक्शन में यूपी में, पीड़ित दलित मुसलमान, जिसमें बहन पल्लवी पटेल जो है वो उनके साथ में अलायंस हुआ था। अलायंस में कुछ हमारे भी थे, उनके भी थे। हाँ, नहीं, मैक्सिमम सीटें उन्होंने इसी वजह से नहीं लड़ी थी जब असद साहब ने अपना हम भी चाहते मोदी हारे। हाँ, कि भैया आप लोग को लगता है कि हमारे वजह से आपके वोट कटते, तो इस बार आप वो भी देख लीजिए, वो भी ट्राई कर लो। अच्छा, कितनी जगहों पे हम नहीं खड़े, मैं पूरे एक स्टेट की बात नहीं करूंगा, जनरलाइज करके आपको बताता हूँ। हिंदुस्तान में काफ़ी जगहों पे इलेक्शन है, काफ़ी जगह पे हम नहीं लड़े, मगर वहाँ भी कांग्रेस हार गई। तो क्या उसका भी ठिकरा हमारे सर पे आप डाल देंगे? ये तो ठिकरा डालने वाली बात है कि भाई नहीं, तुमको अंदर चेक करो अपने अंदर, तुम में क्या प्रॉब्लम है, क्या इशू है, अदर देन ब्लेमिंग द अदर्स। सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन आप अंदर करेंगे तो आपको समझ में आएगा क्या, मगर हम पे ब्लेम कर देते। इसलिए हम कितनी जगहों पे नहीं खड़े, वहाँ भी ये हारे। आप किसी को ब्लेम नहीं कर सकते। अगर वारिस पठान को लड़ना है, मैं लड़ूंगा मेरी पार्टी के टिकट से, फिर आप बोलोगे ये क्यों खड़ा हो गया? अरे एक तो आप देखिए, मुस्लिम का पॉलिटिकल एम्पावरमेंट तो होना चाहिए, मैं मानता हूँ, क्योंकि बहुत बैकवर्ड है, सोशली, इकोनॉमिकली, एजुकेशन में बैकवर्ड है। ये रिपोर्ट्स भी, सच्चर कमेटी, मेमोरियल रिमांड कमेटी, सब रिपोर्ट है। अब 48 सीट थी महाराष्ट्र के अंदर लोकसभा में, अभी जो इलेक्शन गया, ये महाविकास आघाड़ी एक भी मुसलमान को सीट नहीं दिया, एक भी नहीं दिया। मुसलमानों ने इनको भर भर के, ये महाविकास आघाड़ी कांग्रेस, शरद पवार, उद्धव ठाकरे, तीनों एक थे, इन्होंने 48 में से एक भी मुसलमान को टिकट नहीं दिया महाराष्ट्र में। फिर भी मुसलमानों ने इनको भर भर के वोट दिया, जिताया इनको। बाई कल्ला जो एरिया है, मुंबा देवी बाई कल्ला जो मुस्लिम डोमिनेट एरिया, यहाँ से भी हमने जिता के दिया यूबीटी को, पब्लिक ने दिया वोट। उसके बाद एमएलसी का आया, एक मुसलमान एमएलसी नहीं आपको मिला जिसको आप अंदर भेज सको। तो आप अगर मुसलमान का पॉलिटिकल एम्पावरमेंट नहीं करोगे, तो उनका रिप्रेजेंटेशन नहीं होगा, तो आगे कैसा बढ़ेगा वो? आप नहीं देते। और उसके बाद में महाराष्ट्र की आपको घटना बता रहा हूं, अभी कोल्हापुर के अंदर मस्जिद के ऊपर लफड़ा हो गया, इतना जानवाज़ें जला दी, कुरान शरीफ की बेहुरमती कर दी, खामोश, मॉब लिंचिंग खामोश, बुलडोजर चल रहे मुसलमानों के घर के ऊपर, ये खामोश बैठते। यहाँ तक के गुस्ताख रसूल, मैं समझता हूँ हिंदुस्तान का मुसलमान ही नहीं, विश्व का कोई मुसलमान हुजूर की शान में गुस्ताखी किसी कीमत पे बर्दाश्त नहीं करेगा। रामगिरी ने इतना बड़ा बयान दे दिया, उसके खिलाफ भी कुछ नहीं बोल रहे, हम बोल रहे हैं। हम बोलेंगे तो बोलेंगे बीटी में ये क्यों ऐसा? रामगिरी ने बयान दिया और जो भी हुआ, लेकिन नेक्स्ट डे तो सीएम उनके डायस पे थे। मैं तो वही तो बोल रहा हूँ कि सीएम ने बोला इसका बाल भी बाका नहीं हो सकता। मैंने कहा मुफ्ती सलमान अजहरी, जिसने खाली अशार पढ़ा, किसी के दिल को ठेस नहीं पहुंचाई, उनको आपने 2 घंटे में उठा के जेल में डाल दिया। और रामगिरी जिसने इतनी बकवास बातें की, वो आज तक खुली फिजाओं में घूम रहा है, जबकि उसके ऊपर सैकड़ों एफआईआर हो गए। मैंने कहा था मैं पीसफुल प्रोटेस्ट करूंगा, मैं पीसफुल प्रोटेस्ट करने क्या जाओ, मेरे घर पे रात को 30 पुलिस वाले आ जाते हैं नोटिस लेके, सुबह में बोलते हैं आप जाना, 5 मिनट के अंदर आपको छोड़ देंगे। मैं जाने के लिए तैयार हो रहा हूँ, 10 बजे मेरे घर पे ऐसा लग रहा है कि वॉर रूम बन गया, पूरे के पूरे 30-40 पुलिस वाले आके बैठ गए, हाउस अरेस्ट कर लिया, जाने नहीं मिलेगा। बोला अगर मैं नहीं गया पब्लिक उतर जाएगी, जाने दो मेरे को। नहीं नहीं तुम जाएगा, लॉ एंड ऑर्डर होएगा, ऐसा है वैसा है। अरे मैं बोला जिसको जेल में होना चाहिए रामगिरी, वो खुली फिजा में घूम रहा है। और जो संविधान ने मुझे अधिकार दिया मैं पीसफुल प्रोटेस्ट करूं, मुझे आपने रोक दिया, फिर भी मैं उतर गया। मुझे बोला चलो लेके जाते, तुम हमारे साथ चलना, साथ में आना। साथ में लेके गए तो मेरे हाथ में बैनर, सीधा मुझे गाड़ी के अंदर 3-4 गाड़ी बिठा के लेके चले गए वर्ली पुलिस स्टेशन। डिटेन कर दिया मेरे को, 2 घंटे तक बिठा के रख दिया। क्या फायदा हुआ? चलिए मैं पीसफुल प्रोटेस्ट भी नहीं कर सकता हूँ। आप मुझे एक बात बताओ कि क्या रीजन है गवर्नमेंट ने एक्शन नहीं लिया होगा रामगिरी पे? कुछ नहीं है, पोलराइजेशन है, ये ऐसा है साहब, इनके पास सारे मुद्दे नहीं, सारे मुद्दे में फेल हो गए, मुद्दे भटक गए, डेवलपमेंट विकास के नाम पे कुछ बचा नहीं इनके पास। अब एक ही मुद्दा है हिंदू मुस्लिम। हिंदुओं का इनका जो सीएम है हमारा, ये एनडीए सरकार है, एक ही टारगेट है, मुसलमानों को टारगेट करो, इस्लाम को गाली दो, इनके बारे में अनाप शनाप बात
करो, बुलडोजर चलाओ, मॉब लिंचिंग करो, अपनी सियासत चमकाओ। एक मेजोरिटेरियन को अपीसमेंट करने के लिए इन लोग ये सब काम कर रहे हैं, सिर्फ गंदी सियासत के लिए काम हो रहा है। और महाराष्ट्र में चुनाव है, अब रामगिरी को बचाना, देखा हिंदुओं को बता रहे हम इसको नहीं अरेस्ट किया, देखा तुम खुश हो जाओ। अरे मगर तुमने यहाँ पे सैकड़ों दिलों को ठेस पहुंचा दी, उसका क्या? उसके लिए कुछ नहीं है। सी रूलिंग गवर्नमेंट में कुछ मुस्लिम लीडर्स भी तो है ना, वो क्यों नहीं बोलते हैं? सोचना चाहिए उनको, मुस्लिम लीडर को अपने बारे में सोचना चाहिए कि आज दुनिया आखिरत में क्या जवाब देंगे आप। सवाल तो होगा कि जब कौम तकलीफ में जा रही थी, कौम नमाज रास्ते में पढ़ रही और लाते खा रही थी, तब आप क्या कर रहे थे? आवाज़ किसी ने उठाया है क्या? नहीं उठाया आवाज़ किसी ने। लेकिन अपने में भी कुछ मीर जाफ़र, कुछ सादिक है, मिर्जा सादिक है हमारी कौम में भी, उस टाइम भी थे, आज भी हमारी कौम में मीर जाफ़र और मीर सादिक जैसे काफ़ी लोग हैं जो खुद की मफाद के लिए, खुद के फ़ायदे के लिए ये आरएसएस के, बजरंग दल के तलवे चाटते हैं। लोग सिर्फ खुद के फ़ायदे के लिए, इनको वक़फ़ से कुछ नहीं लेना, इनको मुसलमान को मार डाले उससे कुछ नहीं लेना, मुसलमान की अजान बंद हो जाए इससे उनको लेना देना नहीं, यतीमों का अधिकार सरकारें खा जाए इससे उनको लेना देना नहीं, नमाजी को मारा जाए इससे उसको लेना देना कुछ नहीं है। इनको सिर्फ इतना ही है, अपना काम बनता, भाड़ में जाए मुसलमान और मुसलमान जनता। ये वो लोग हैं जो चाटुकार, मैं इनको बोलता हूँ बूट लीकर्स इंग्लिश के अंदर। हम लोग खुद भी एक बहुत फेमस लॉयर है, सब कुछ है, तो आपने लॉ के ज़रिए इसको क्यों नहीं एड्रेस करने की कोशिश की? वही तो कर रहे हैं हम लोग। एफआईआर किया है, बट वो एफआईआर के बाद भी अरेस्ट क्यों नहीं होता है? आपने एफआईआर किया, अब नया कायदा आ गया BNS लॉ, उसके हिसाब से 7 साल की सज़ा हो गई उसमें। अब उसके लिए प्रोसीजर है। तो मैंने डीजीपी मैडम को, जब मैं डेलीगेशन लेके गया, मैंने मिला, मैडम कब तक आप करेंगे? उन्होंने कहा बस 4-5 दिन के अंदर हम प्रोसीजर कर देंगे। आज उसको हो गए 10 दिन, वो नहीं कर रही। अब हम लोग रास्ते पे तो नहीं उतर जाते, वायलेंस का तो हम अगेंस्ट में, हम नहीं चाहते कि वायलेंस हो, हमने हमेशा से वायलेंस का कंडेमनेशन किया है। अब हम बोल रहे थे कि आप अरेस्ट करो उसको, एफआईआर तो हो गया, क्यों अरेस्ट नहीं कर रहे आप? अब सरकार अरेस्ट नहीं कर रही, कोर्ट में मैटर है, 3-4 पिटिशन ऑलरेडी कोर्ट में फाइल हो चुकी है फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ द एफआईआर एंड फॉर अरेस्ट। Already FIRs have been registered and now he should be arrested without giving sufficient time। तो वो 41A का नोटिस वगैरह जो भी है वो होगा, मगर मुझे यकीन है कि अरेस्ट होगा ही। इंटरकास्ट मैरिज जो है वो बहुत सालों से चली आ रही है, बट सडनली वो लव जिहाद में कन्वर्ट होने का क्या मुद्दा था? क्योंकि जब से मोदी सरकार आई है ना सत्ता में 2014 से, ये लोगों ने मुसलमानों के खिलाफ एक जंग सी छेड़ दी। इनको हमारे हिजाब से नफरत, हमारे खाने पीने से नफरत, हमारे मदरसों से नफरत, हमारी नमाज से नफरत, हमारी वक्फ की प्रॉपर्टी से नफरत, हमारी हर चीज़ से नफरत। बस इनका एक ही काम है कि किसी भी तरह मुसलमान को गाली बको, इस्लाम के बारे में अनाप शनाप बातें करो, हमारे प्रॉफिट के बारे में उल्टा सीधा बयानबाजी करवाओ और अपनी सियासत को चमकाओ। ये सिर्फ पोलराइजेशन करना, अपीजमेंट करना, ये पॉलिटिक्स में मानते हैं। क्योंकि आज देश वाला है ना, और ये भी क्यों कर रहे हैं? टू डाइवर्ट द माइंड ऑफ द नेशन फ्रॉम द बेसिक इश्यूज। आज देश का एक युवा सवाल कर रहा है, मोदी जी आपने बोला था 2 करोड़ युवाओं को रोजगार मिलेगा, बेरोजगारी तो बढ़ गई, विकास का काम होगा, विकास तो हो नहीं रहा है। आप 2100 करोड़ रुपए के बजट से छत्रपति शिवाजी महाराज का स्टैच्यू बनाते हो, लोकसभा चुनाव के पहले घाई घाई में आप जाके इनॉग्रेशन कर देते हो, और इतनी बड़ी हस्ती का स्टैच्यू गिर जाता है। लोग सवाल करते हैं अकाउंटेबिलिटी किसकी है? क्यों ऐसा किया आपने, क्यों गलत किया आपने? इतने सारे मराठाओं का, महाराष्ट्र का, देश भर वालों का दिल को ठेस पहुंचा दी। मोदी जी क्या करते, आके सिर्फ माफ़ी मांग के चले जाते, उससे क्या होगा? तो ये इनके पास जो मेजर इश्यूज है उन सवालों के जवाब नहीं। आज महाराष्ट्र के अंदर आप देखिए रेप हो रहा है, बदलापुर में क्या होगा, 4-4 साल की मासूम बच्चे होंगे साथ। आप बोलना चाहते हो कि मेजर इशू से ध्यान हटाने के लिए जो है पोलराइजेशन कर रहे हैं, अपीसमेंट कर रही है, लेकिन अब जनता सक्सेस भी है। नहीं, अब जनता समझदार हो चुकी है। 2024 का जो लोकसभा का चुनाव आया उसमें जनता ने इनको करारा जवाब, क्योंकि उन्होंने वो शायद वो स्टेटमेंट दिया था कि जिनके ज्यादा बच्चे उनको आपका मंगलसूत्र उठा के दे दिया जाएगा। वो तो मोदी जी को तो पाकिस्तान ये सब किए बिना तो खाना हजम नहीं होता। वो क्या मतलब क्या था उसका? वो सिर्फ अपीसमेंट करना है हिंदू लोग को। देखो हमने इनके बारे में इतना बोल दिया, बट वो एक्सेप्ट नहीं किया लोगों ने एक्सेप्ट नहीं किया। ये तो मोदी सरकार जो है ना फिलहाल 2 बैसाखी पे चल रही है। ये 2 बैसाखी खसकी एक भी तो मोदी सरकार ही खसक जाएगी। इनको समझ में आ गया, लोगों ने मैंडेट दे दिया, वी आर अगेंस्ट मोदी, मैंडेट इज क्लियर।
भाजपा को मैंडेट मिल गया, उनकी मेजोरिटेरियन जो 400 पार कर रहे थे, कुछ भी नहीं हुआ पार। ये 2 पैसा की मिल गई तो सरकार टुक 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 चल रही है। हालांकि अभी अपोजिशन बहुत स्ट्रांग हो गया, हर चीज़ में सरकार को कितने सारे बिल तो वापस देने पड़े, यूटर्न मारना पड़ा, सरकार का नाम यूटर्न सरकार हो गया है, हर चीज़ में फेल होती जा रही है सरकार, क्योंकि उनके पास परफेक्ट मेजॉरिटी नहीं है लाइक प्रीवियस ईयर। पब्लिक ने मैंडेट दिया। आप उस जगह से हारते हो, अयोध्या से, कितनी बड़ी बात है। और मोदी जी जो वोट से जीते वो तो हार के बराबर के वोट है। देश का प्रधानमंत्री इतना बड़ा मोदी मोदी करने वाला वहां से इतने से वोट से जीत रहा है, क्या फायदा। आपको डर नहीं लगता इतना सब कुछ बोलते हुए? डरना क्या है, ये है ना, ये संविधान, इसने मुझे बहुत पावर दिया, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन मेरा राइट है वो, मैं संविधान लेके चलता हूँ। ये लोग मुझे कितना डराते हैं, रोज मेरा मोबाइल अगर खोल के देख लोगे सिर्फ और सिर्फ थ्रेट से भरा हुआ है। ये कट डालेंगे, वो कट डालेंगे, वो अरे मोला आ जाना भाई, मरना तो एक दिन है ही, डालोगे ना मौत से किसकी रिश्तेदारी है, मेरी तो कल तुम्हारी बारी है, जाना है। मगर कुछ ऐसा करके जाएंगे कि आने वाली पीढ़ी याद करे कि वाकई में एक आदमी था जो हक इंसाफ के लिए लड़ा। और हमारा अरमान है, इसे इतने हिजाब पे रोका तब भी मैंने बोला था कि मेरा तो एक अरमान है कि इस दिन भारत देश की मुसलमान हिजाब पहनने वाली बच्ची देश की प्रधानमंत्री बनेगी। आपके लिए ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंस नहीं रखती है, आपके लिए एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट और ये सारी चीज़ें आपका मेन मुद्दा है फॉर मुस्लिम्स? मेरे लिए इम्पोर्टेंट ये है कि इंसान को फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, फ्रीडम ऑफ स्पीच है, उसको जो अपनी मर्जी से करना है वो करने की इजाज़त है संविधान, वो आप उसको रिस्ट्रिक्ट नहीं कर सकते। हाँ, किसी इलीगलिटी हो रहा है आप रिस्ट्रिक्ट करो, लेकिन जो अलाउड है अलाउड है, आपका फ्रीडम ऑफ चॉइस है, आपको शर्ट पैंट पहनना है पहनिए, कुर्ता इजार पहनना है पहनिए, कोई आपको रोक नहीं सकता। मगर यानी ये नहीं पहनना, वो जो अल्फाज है ना खराब। सर मुझे बताइए स्पेशल मैरिज एक्ट क्या है जो एनडीए ने इंट्रोड्यूस किया है? ये ऑलरेडी मैरिज एक्ट है जो 18 साल के नीचे लड़की शादी नहीं कर सकती, करेक्ट, 21 साल के नीचे लड़का शादी नहीं कर सकता, कानून स्पष्ट है। ये लोग बोलते हैं चाइल्ड मैरिज होती है, मैं आपको NHFSX का डेटा बताता हूँ, 84% चाइल्ड मैरिज जो होती है हिंदू लोग में होती है, हिंदू बच्चियों में होती है, अभी भी होती है। चाइल्ड मैरिज कर देते, गौना बाद में जाता है, राजस्थान वगैरह में प्रथा चली, मगर टारगेट मुसलमान, ज़्यादा बच्चे मुसलमान पैदा कर रहे हैं क्योंकि ये पढ़ते लिखते नहीं है, इनके पास डेटा नहीं है। डेटा ये दिखाता है कि मुसलमानों में इनफर्टिलिटी रेट बढ़ गया, ज़्यादा हो गया, कम, हाईएस्ट कॉन्डोम यूज़ कर रहा है मुसलमान, डेटा है। उसके बावजूद बोला जाता है कि मुसलमान ज़्यादा बच्चे पैदा कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ झूठा भरम फैलाओ तो मुसलमानों के खिलाफ। मुझे लगता है कि जिस तरह से वो मुस्लिम को टारगेट करके काउंटर करते हैं, तो अगर आप भी अगर 80% की बात करेंगे कि 80% हिंदूज में भी जो है चाइल्ड मैरिज होती है, तो आपको नहीं लगता कि आप उनकी बातों को बढ़ावा दे रहे हो? जवाब दे रहा हूँ मैं। अगर कोई झूठ फैला रहा है, आपके सामने कोई झूठ बोलेगा तो आप उसको करेक्ट करेंगे ना, या आप बोलोगे ठीक है बेवकूफ झूठ बोला, नहीं, वो झूठ क्या फैलता है आप करेक्ट नहीं करोगे या टीवी पे बैठकर तो वो झूठ फैलता है। रोको, अपनी कोशिश करो कि नहीं झूठ बोल रहा है, डेटा दिखाओ, मैं डेटा लेके बैठता हूँ पूरा, हर चीज का डेटा है मेरे पास, मैं डेटा लेके बैठता हूँ, तुम रॉन्ग प्रूफ करो मैं बताता हूँ तुमको, मैं जवाब देता हूँ। कि मैरिज एक्ट में अब जो है जो मौलाना जो होते हैं, जो काजी जो साइन करते हैं, उनकी साइन को अभी अनऑथराइज्ड करके आपको सब रजिस्ट्रार को ये करना है। हमारे इस्लाम में मैरिज इज अ कॉन्ट्रैक्ट, आपको भी पता है। हाँ। हिंदू में क्या है, जन्म जन्म का साथ। हाँ। क्रिश्चियनिटी में क्या है, आई डू। अब एक कॉन्ट्रैक्ट है, आप कॉन्ट्रैक्ट अगर ब्रेक भी होता है तो सिविल होता है केस, आप उसको क्रिमिनल बना दिए। ट्रिपल तलाक का, ट्रिपल तलाक का जब ये लोगों ने कानून वो लाए, अरे भाई मुझे बताओ सबसे पहले ट्रिपल तलाक मिनिमम बैर मिनिमम होती है, अब कहीं हो भी गई तो आपने ऐसा कानून बना दिया कि जिस आदमी ने ट्रिपल तलाक बोल दिया क्रिमिनल एक्ट हो गया, उसको आपने उठा कर डाल दिया जेल में। अब आप बोलते हो कि उस आदमी को इसको मेंटेनेंस भी देना है, स्ट्रेंज वाइफ को जो छोड़ दिया, अरे भाई जेल में बैठ के कैसा मेंटेनेंस देगा? The onus burden lies on the wife to prove that she was given triple तलाक। और तकलीफ जब ट्रिपल तलाक एनडीए ने फाइनल किया, लॉक किया, टेबल पे बाहर आ गया, तो मुस्लिम्स वुमेन्स तो ज़्यादा खुश थी। नहीं, कुछ मुस्लिम औरतें थी, मोदी ने कहा मुस्लिम औरतें, मेरी बहन है ट्रिपल तलाक के टाइम, हमने उस टाइम भी पूछा हमारी बहनों को अब हिजाब पहनने जाना है मोदी जी, उनके लिए आप दिल में दर्द नहीं होता? वो आपकी बहन नहीं है क्या? बिल्किस बानो हमारी बहन नहीं है क्या जिसके बलात्कारियों को आपने खुली फिजाओं में छोड़ दिया? जकिया जाफरी हमारी बहन नहीं है क्या जिसके हस्बैंड को आपने इस बेरहमी के साथ कत्ल करवा दिया? उसको इंसाफ कब मिलेगा? तो सारी बहनों की बात करो, लेकिन इन लोग सेलेक्टिविज्म पे आ जाते हैं।
अब कुछ ऐसे भी दिखा देते, बुर्खा पहन की औरतें खड़ी है, मोदी को राखी बांध रही है, सब सब सब। बट ट्रिपल तलाक जो है, इन्होंने जो लॉ लाया था, आपको नहीं लगता कहीं ना कहीं वो सेफ गार्ड ही कर रहा था? सेफ गार्ड के लिए सब कुछ रहता है, मगर यहाँ पे सेफ गार्ड है, ये मिनिमम है। ये जो बोलते 4-4 शादी कर लिए, चलिए मैं आपको बताओ कितने लोगों ने 4 शादी किया, मुझे आप बता दो, आप कितने को जानते हो 4 शादी किया इंडिया में? मेरे पास तो कोई नहीं, लेकिन हाँ मुस्लिम्स में। मगर मैं आपको ऐसे दिखाऊंगा नॉन मुस्लिम मेरे शादी नहीं किया मगर 4-4 अच्छा है। वो तो सब में हो सकता है वो तो किसी में भी हो सकता तो फिर है। हम ये बोलते हैं कि 4 शादी कर ले। अभी कितने फिल्म स्टारों ने अपना नाम चेंज करके शादी किया है, शादी किया ना। मुस्लिम शादी करेगा तो वो क्या बुलवाई जाएगी? उसकी वाइफ। अगर सिर्फ नॉन मुस्लिम लेके घूमेगा तो वो क्या बुलाई जाएगी उस औरत? मिस्ट्रेस। लॉट ऑफ डिफरेंस। मिस्ट्रेस की इज्जत नहीं होती, वाइफ की इज्जत होती, इज्जत के साथ होता। तो जो शरीयत कानून दिया है वो सोच समझ के दिया, 1400 साल पुराना कानून। तो आप नाम बदल के शादी कर रहे हो। सुपरस्टारों ने शादी कर ली तो लव जिहाद था क्या? अब सुपरस्टार बड़े बड़े तोप खान लोगों ने नॉन मुस्लिम लड़की से शादी किया, लव जिहाद था क्या? अरे लव लव है, जिहाद जिहाद है। इनको जिहाद का मतलब पूछो, आधे को नहीं मालूम। मगर नहीं, इसने लव जिहाद किया, इसने लैंड जिहाद किया, इसने ये जिहाद किया। हर दिन एक जिहाद की नई स्टोरी। क्या वो जिहाद वर्ड का डेफिनेशन ही चेंज कर दिया गया है? इनको मालूम ही नहीं है जिहाद क्या है। आप बताइए क्या? जिहाद जिहाद है, लव लव है। जिहाद में अपने नफ्स पे काबू करना, नफ्स से फाइट करने को जिहाद बोला जाता है, किसी भी चीज की। ये लव जिहाद क्या है? अगर एट द बेस्ट यू कैन टर्म दिस एज इंटरकास्ट मैरिज। क्या हिंदू मुस्लिम में कभी पहले शादी नहीं हुई? कितने बड़े बड़े स्टारों ने शादी की है, नॉर्मल लोगों ने भी की, नॉर्मल लोगों ने की है शादी। मगर उस टाइम में अभी बस हिंदुत्व का एजेंडा को आगे कैसा बढ़ा है? क्या इसको तो कम्युनलाइज इसको लव किया जिहाद, गया है? कम्युनलाइज, हिंदुत्व का एजेंडा है ये, कम्युनलाइज करो, लव जिहाद। अच्छा लव जिहाद है उसके बाद वो दूसरा क्या है? जिहाद जो आम हर दिन ये हिंदू महासभाओं के अंदर ये बोला जाता है कि मुसलमान लड़कियों को फंसाओ, उनसे शादी करो, हम तुमको इतना 1000 रुपया देंगे, इतना ये देंगे। वो कौन सा जिहाद बोलेंगे? बट सर ये क्या ऑन रिकॉर्ड है या ऑन फिर रिकॉर्ड है, just for a स्पीचेस है, statement स्पीचेस है। अच्छा, हिंदू तो महासभा वो भी सेम बोलते हैं कि मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन या जमात के लोग जो है वो ऐसी चीजें फैलाते हैं। मीरा रोड का भी एग्जांपल आपने देख लिया, खुले तौर से बोल दिया था हमको तो 15 मिनट नहीं 5 मिनट दे दो, सब मुसलमानों को खत्म कर डालेंगे। आज तक बाहर घूम रहे, कुछ नहीं होता है इन पे। और आप अरेस्ट होके जाके भी आ गए। हो जाता है हमारे साथ सारे। ऐसा तो लग रहा है देश के अंदर सारे कायदे कानून मुसलमानों के लिए बने, इन लोगों को तो फ्री छूट दी गई है, जाओ तुम जो करना है करो, हम तुम्हारे साथ। सर व्हाट इज योर थॉट अबाउट पॉलीगैमी? मल्टीपल मैरिजेस के अंदर इस्लाम में कानून में एक शराइत है, वो शराइत को जो मानता है तब उसकी जाके वो होती है। क्या है वो? अलाउड है। रूल्स तो काफ़ी सारे हैं। देखिए इस्लाम के अंदर तो ऐसा है, औरत की इजाज़त देना, अगर आपकी औरत इनकेपेबल है, बच्चा नहीं पैदा कर सकती है, कुछ नहीं करता, अब उसकी इजाज़त लेकर भी काफ़ी वक्त ऐसा भी होता है कि एक इंसान शादी करता है दूसरी। फॉर एग्जाम्पल आपकी मेरी वाइफ है, अगर हमको उसने सेकेंड मैरिज की इजाज़त नहीं दी तो कैन वी डू द मैरिज? ऐसा कर सकता है, लेकिन आपके अंदर इतनी कुव्वत और ताकत होना चाहिए कि आप दोनों के साथ बराबर न्याय कर सकते हो, वो मैरिज अलाउड है अकॉर्डिंग टू इस्लाम और लॉ? अकॉर्डिंग टू शरिया लॉ, हाँ अकॉर्डिंग टू शरिया लॉ अलाउड है। अगर हिंदू किया तो बिगैमी हो जाएगा। हिंदू के अंदर एक आदमी एक औरत है, जब तक उसको डाइवोर्स नहीं दिया दूसरी शादी नहीं कर सकता, वो क्या तो बिगैमी हो जाएगा। अब वो फायदा उठाने के लिए कितने हिंदू तो मुसलमान बन गए ना, सुपरस्टार एक बन चुके। शमशेर खान नाम रख के शादी कर लिया हेमा मालिनी से, किया ना? धर्म जी की बात कर रहे हैं, मैं बोल रहा हूँ, बिगैमी हो गया, नहीं तो बिगैमी हो जाता। अब पॉलीगेमी बेगेमी ये सब जो है सिस्टम, ये सब क्या बोलता है? मुफ्तियों पे छोड़ना चाहिए, कुछ चीजें मुफ्तियों पे भी क्यों छोड़ना चाहिए मुफ्तियों पे? मैं आपके मुंह से तो ये नहीं सुनना चाहता हूं। मुफ्तियों पे छोड़ो, क्यों छोड़ना चाहिए? मुझे लगता है मुफ्तियों से ज्यादा आपको समझ है ना। मैं मुफ्ती हूं ना आप मुफ्ती हो। कोई चीजें मुफ्तियों को छोड़ो, क्योंकि मुफ्तियों के और उलेमाओं के सिरों में कुरान दफन, उनको पता है एग्जैक्ट क्या है। आप और मैं ऊपर से बताएंगे कि क्या पर से लीगल है इलीगल है कानून के हिसाब। नॉर्मली ह्यूमन बीइंग तो कोई औरत अपने आदमी को किसी के साथ शेयर ही नहीं कर सकती। दैट इज क्लियर थिंग। चाहे आपकी वाइफ हो चाहे मेरी वाइफ हो, कोई भी शेयर नहीं कर सकता। दैट इज क्लियर थिंग। लेकिन अगर किसी ने किया और उसको अधिकार है कि दोनों को संभाल सके तो करे। मगर कौन 4 शादी किया? मेरे को आप नाम तो बताओ, एक नाम बताओ मेरे को, किसी ने 4 शादी किया जिसको आप जानते हो। मैं तो नहीं जानता हूँ। हुआ है यार, एक शादी की क्या हालत है आपको पता है? क्या हालत है? यही हालत है। सीए और एनआरसी के बारे में आपके क्या ख्याल है? अनसंवैधानिक है।
अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, इक्वालिटी के अगेंस्ट है, आर्टिकल 14-15 का उल्लंघन है। CAA NRC लाकर ये लोग सिर्फ डेटा जमा करना चाहते हैं और मुसलमानों को परेशान करना चाहते हैं। इसीलिए तो इतने बड़े बड़े CAA NRC के ऊपर ये हो गए, सब लोगों ने स्टेप्स दिखा गया, नहीं आप किसी को भी बोल दोगे नहीं ये इन्फिल्ट्रेटर्स है, उसको निकाल के आप बाहर भेज दोगे। अभी CAA का ये जब आसाम के अंदर आया, करोड़ों रुपया खर्चा करके सरकार ने वहाँ पे सर्वे करवाया, तो यकीन मानो वहाँ के जो रिटायर्ड जज थे उनका उनकी फैमिली का नाम गायब था। CAA से गायब। NRC की प्रक्रिया क्या था? NRC से, हाँ। NRC CAA एक ही उसका वो, हाँ। जज का नाम गायब, उनका अब दूसरे विचारों का क्या होगा समझ। शुद्ध देसी लैंग्वेज में हमारे जो भंटाई लोग हैं या ऐसे लोग, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट है और एक NRC है, नेशनल रजिस्टर। तो ये क्या है दोनों एग्जैक्टली और किस तरह से क्या है कि गवर्नमेंट ऐसा डाटा जमा करना चाहती है, खास तौर से मुसलमानों के। अच्छा, कौन आया, क्या आया, ये है, फिर आपको बता देंगे नहीं आपका ये नहीं है प्रॉपर, ये नहीं है प्रॉपर, फिर आपको जाना पड़ेगा वहाँ पे नेशनल बोर्ड पे, वहाँ आपको प्रूव करना पड़ेगा, नहीं हो तो आपको बोलेगा ठीक है आप तो बांग्लादेश से आए या आप कहीं से भी आए। मतलब ये सिटीजनशिप देने वाला कानून नहीं, ये जो बोल रहे हैं ना सिटीजनशिप देने वाला है, ये सिटीजनशिप लेने वाला है। बट सर, और ये क्यों सिर्फ कुछ लोगों के लिए? जैसा अगर पाकिस्तान में प्रताड़ित हमारा हिंदू भाई बहन है, उसको तो आप यहाँ पे सिटीजनशिप दे देंगे बराबर, लेकिन वहीं पर अगर कोई मुस्लिम को आना चाहता तो आप नहीं देते उसको, क्यों? ये इसलिए बोलो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, इक्वालिटी के अगेंस्ट है, क्योंकि वहाँ रजाकार्स भी है, वहाँ पर और भी लोग हैं, और भी लोग हैं। हाँ। तो सिर्फ आपने हिंदूज के लिए, इसके लिए बनाया, बाकी आप ऐसा नहीं कर सकते। कानून तो सबके लिए इक्वालिटी, क्योंकि 1947 के पहले तो सभी हिंदुस्तानी ही थे, अखंड भारत था हमारा। पार्टीशन हुआ, हाँ। और हम लोग खुश नसीब है कि हम भारत में रह गए, इसलिए खुशी है कि हम भारतीय मुसलमान, हम गर्व से बोलते हैं अपने आप को। हमने जिन्ना की 2 नेशन थ्योरी को उस टाइम ठुकरा दिया। हमारे फोर फादर्स का शुक्रिया अदा करना चाहिए हमको कि हम यहाँ आज बाय बर्थ और बाय चॉइस हमारे भारत देश में रह रहे हैं। प्राउड मोमेंट है हमारे लिए। मगर RSS को तकलीफ इस बात की, वो तो फ्रीडम फाइटिंग में थे नहीं ना। जब फ्रीडम स्ट्रगल हुआ उस टाइम तो RSS था नहीं, वो तो ब्रिटिशरों के तलवे चाट रहे थे वो लोग। RSS ने अपना तिरंगा 52 साल तक अपने हेडक्वार्टर में नहीं लगाया नागपुर के, उनके लिए तिरंगा अब शुगन था। ओके, उनके लिए शुगुन था, भगवा कलर, ये लिखा हुआ है, अब पढ़ लीजिए। और माफीनामे पे माफीनामे देते थे ब्रिटिशरों के, और तब हमारे लोग जाने गंवा रहे थे। जंग आज़ादी हमारा अधिकार है इस देश पे, इनसे ज़्यादा, क्योंकि हम इस देश पे बाय बर्थ और बाय चॉइस है। ये बोलते हैं हमारा देश है। भाई आपका मेरा ईमान क्या है? किसी का भी। सबसे पहले अल्लाह ने धरती पे किसको भेजा? हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को। हमारे फादर को हज़रत आदम अलैहिस्सलाम, तो देश तो हमारे बाप का हुआ ना। आदम अलैहिस्सलाम सबसे पहले, तो भारत देश हमारे बाप का देश है। मगर नहीं, इनको तकलीफ है देश के निकाले, कोई नहीं निकाल सकता। प्राउड है हमको, गर्व है इस देश में। ओके, तो आपको लगता है कि NRC जो है और CAA जो है कभी पास होगा नहीं? अब वो देखते सरकार इनकी, लेकिन अभी फिलहाल इनके पास मेजोरिटी है पर अपोजिशन भारी है। इसीलिए जो वक्फ का अमेंडमेंट का बिल लाया इन लोगों ने 2024, उस पर चर्चा होने के बाद इनको उसको JPC में भेजना पड़ा, नहीं पास कर सके वो बिल को। अब उस पर JPC की 2 मीटिंग हो गई, आगे भी होगा। सर, ये रिफ्यूजीज को जो है दूसरी कंट्रीज से लाना, ऑलरेडी वी आर इन द बर्डन, टैक्स पेयर इतने बर्डन में, वो कितना आपको वायबल लगता है, कितना सही डिसीजन लगता है? बांग्लादेश में प्रॉब्लम हुआ, बांग्लादेश में शेख हसीना जी आ गई, हमने उनको इलेक्शन में हेल्प किया, सब किया। 20 दिन बाकी है अभी यहाँ पर और रहना पड़ेगा। वो लोग बोल रहे कि भेजो, क्योंकि गवर्नमेंट के पास कोई फॉरेन पॉलिसी नहीं थी कि क्या करना चाहिए। अब जो बांग्लादेश में हमारे माइनॉरिटी हिंदू भाई बहन है जिन पे अत्याचार हो रहा है, हम कंडेम करते नहीं होना चाहिए। मगर इंटरनेशनल लॉ ये बोलता है कि जहाँ पर भी मेजोरिटेरियन सरकार है, उसका फ़र्ज़ बनता है, दायित्व बनता है कि वो माइनॉरिटी की रक्षा करे। हम चाहते हैं रक्षा करें। अब रोज़ मोदी जी संवेदना जाहिर करते हैं कि मुझे बहुत तकलीफ़ हो रही है, वहाँ पे ऐसा हो रहा है, वहाँ पे। ये संवेदनता जाहिर आप कीजिए, लेकिन उसके आप स्टेप क्या ले रहे हो? तो मैं तो ये बोल रहा हूँ ना रोज़, अगर मोदी जी चाहे बांग्लादेश में घुस जाओ, जितने भी हमारे हिंदू भाई बहन प्रताड़ित है सबको लेके आ जाओ। किसने रोका है? बट वो प्रैक्टिकली पॉसिबल। मगर कर क्या रहे मालूम है? हाँ, वहां बता रहे हैं लोग कि वहां पे हिंदुओं पे अत्याचार हो रहा है, उसका बदला भारतीय मुसलमान पे लिया जा रहा है, बदला ले रहे हैं।
बुलडोजर चला मार रहे विदाउट नोटिस दिए, बुलडोजर से घरों को उड़ा रहे, तुम यहाँ पे मॉब लिंचिंग करके लोगों को मार रहे। बदले की भावना आप दिल से निकाल दो। वहां पे जो हो रहा है उसका बदला भारतीय मुसलमान पे ले रहे हो, हम ये बोल रहे हैं। चलिए सब जाएंगे साथ में, आप भी चलना, कैमरा लेके तीनों जाएंगे, जितने हमारे हिंदू भाई बहन तकलीफ में लेके आएंगे, हम तो तैयार है, जाओ लेके आओ। लाना नहीं है, करना कुछ नहीं। ये मुसलमान लोग, अरे भाई जो वायलेंस करता है वो मुसलमान है ही नहीं, मैं तो बोलूँगा उसको जो सजा देना है दो आप। वायलेंस नहीं होना चाहिए, वायलेंस का हम कंडेम करते हैं हमेशा से। सो आप बोलना चाहते हो कि जो कंडीशन माइनॉरिटीज़ की बांग्लादेश में है आज, वही सेम कंडीशन इंडिया में भी है माइनॉरिटीज़ की? भारत महान देश है, हिंदुस्तान पे अल्लाह नहीं करे कभी ऐसा मौका है, और हम भारतीय प्राउड मुसलमान हैं, लेकिन यहाँ पे जो मुसलमान के साथ फिल वक्त गवर्नमेंट कर रही है ना, सरकारें कर रही है, यह संवैधानिक काम कर रही है। मुझे बताओ किस कायदे कानून में लिखा है कि बिना नोटिस दिए मैं आपके घर को बुलडोजर से उड़ा दूँ? कहीं नहीं। आपको लगता है सबसे बड़ा क्रिमिनल है, कोर्ट में ले जाओ, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ फॉलो करो, नोटिस निकालो, फिर उसके घर को जो आपको करना है करो। यहाँ तो बस सिर्फ नहीं, इल्लीगल अतिक्रमण था, इल्लीगल एनक्रोचमेंट था, हमने तोड़ दिया। अरे भाई 6 साल से जब बना रहा था, बन गया, तब इल्लीगल नहीं दिखा तुमको, अचानक से खाब आया इल्लीगल, आपने जाके तोड़ दिया। तो ये जो बुलडोजर पॉलिटिक्स है, ये जो ठोक डालूंगा वाली पॉलिटिक्स है, ये जो बटेंगे तो कटेंगे पॉलिटिक्स है ना, ये सब असंवैधानिक पॉलिटिक्स। योगी ने बोला अच्छा बटेंगे तो कटेंगे, अरे मैंने बोला उनका बोलने का मतलब ये है बटेंगे तो कुर्सी से हटेंगे। उनका नंबर आ गया कुर्सी से हटने का। वह शनाब बातें हेमंत बिस्वा शर्मा ने कल कर दिया, जुम्मा की नमाज 2 घंटा बंद नहीं होगी। हाँ 1937 से चला आ रहा था। सईदुल्लाह साहब जो थे मुस्लिम लीग के, उन्होंने स्टार्ट किया था 1937 से, 2 घंटा पीरियड नमाज के। कल कैंसिल कर दिया, क्यों, क्या फायदा है? क्या कभी असेंबली रद्द नहीं हुई? क्या कभी सदन एडजर्न नहीं होता? होता है हर दिन। मगर मुसलमान को नमाज पढ़ने का दिया, ये भी संविधान का उल्लंघन है। राइट टू प्रैक्टिस रिलीजन, मेरा आपका अधिकार है मुझे जैसा रिलीजन प्रैक्टिस करना, वो भी कम कर दिया। नहीं बताना चाह रहे कि पूरा मुसलमान क्या है। टॉपिक पे आप आए, मुझे एक जानना है कि क्या गवर्नमेंट का जो काम है वो छोड़ के जो रिलीजन के ऊपर जो डिक्टेट करना या रिलीजन के ऊपर जो रूल्स बनाना, ये चीज़ों से गवर्नमेंट को बचना चाहिए? देखिए बिल्कुल गवर्नमेंट को संविधान लेके चलना चाहिए, मगर ये गवर्नमेंट संविधान की धज्जियां उड़ा रही है। गवर्नमेंट को डेमोक्रेटिक राइट्स जो है लोगों के, उसका ध्यान रखते हुए काम करना चाहिए। आपको इक्वालिटी करो ना, आप सिर्फ हिंदुओं को अपीसमेंट करने के लिए मुसलमानों के खिलाफ गलत कायदे कानून जुल्म नहीं कर सकते। अपीसमेंट पॉलिटिक्स नहीं होती है, फेल होता है अपीसमेंट। आप पैलेस्टीन का आपको देख लो, पैलेस्टाइन के सपोर्ट में महात्मा गांधी खड़े थे, पैलेस्टाइन के सपोर्ट में अटल बिहारी वाजपेयी खड़े थे, पैलेस्टाइन के सपोर्ट में जयशंकर जो हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर है वो खड़े थे। मैं पैलेस्टाइन के सपोर्ट में खड़ा था, झंडे वंडे लेके खड़ा हो गया था। मैं आतंकवादियों के खिलाफ हूं, मैं पैलेस्टाइन के सपोर्ट में खड़ा था। नहीं एंटी नेशनल हो गए, एंटी हो गए, जब भी रुका दिया मेरे को पुलिस पकड़ लिया। प्राइम मिनिस्टर वाज विद द देश इसके साथ खड़ा। मगर कुछ अंधभक्त जिनको बोलते वो दिल्ली के रास्ते में बोल रहे वी स्टैंड विद इसराइल। अरे भाई तुम्हारा इसराइल में क्या है, क्या है इसराइल के साथ? मेरा तो वहां पे ईमान भी लगा हुआ है, मेरा तो पहला किबला अव्वल है वहां पर, तो मेरा तो इमोशन भी लगा हुआ है, सब कुछ। तुम्हारा क्या है? मस्त नहीं। मुसलमान का अब किसको पता भी नहीं कि पैलेस्टीन इसकी फाइट क्या है। हाँ हिस्ट्री नहीं पता होगी लोगों को, कुछ नहीं मालूम। बस मुसलमान किसके साथ है? पैलेस्टीन। तो हम इसराइल के साथ खड़े। अरे इसराइल का क्या लेना? वी स्टैंड विद इसराइल का मोर्चा लगा, जबकि पूरा देश खड़ा है पैलेस्टीन के साथ। एड भेज रहा है पैलेस्टीन में, दोस्त मोदी जी ने एड भी भेजी। राइट। हमने चिल्ला दिया, असद भाई ने शपथ लेने का टाइम, जय फिलिस्तीन, बवाल मच गया। अब वहाँ के बीजेपी के मंत्री ने आके बोल दिया ओत लेने का टाइम, हिंदू राष्ट्र जिंदाबाद। हिंदू राष्ट्र हुआ कहेंगे? मैं सवाल करता हूँ मोदी जी बताओ हमारा देश हिंदू राष्ट्र है क्या? नहीं है, नहीं है। वी आर डेमोक्रेटिक, अरे सेक्युलर कंट्री है, सेक्युलर कंट्री। ये जो अजान के डेसिबल पे जो इतना बवाल हुआ था वो क्या था आखिर? मतलब क्यों इतनी पॉपुलैरिटी मिले उसको? कि एक इंसान अपनी मर्जी से रोड पे नमाज नहीं पढ़ता। जब मस्जिद भर जाती है, जगह नहीं होती, तब वो रोड पे आता है, बारिश में खड़े रह के नमाज पढ़ता है 3 मिनट 4 मिनट। सबको अपने अपने धर्म फेस्टिवल निभाने का पूरा अधिकार है। पर मुसलमान अगर रास्ते पे 4 मिनट नमाज पढ़ ले, आपको तकलीफ हो जाती है, उसको लातों से मारने लग गया, कल तो घर में घुस के आप मारने लग जाएंगे। तो ये क्या आपको नहीं लगता ये इनइक्वालिटी है लोगों के बीच? हम उस पर आवाज़ उठा रहे। अब एक सिंगर है, हिंदुस्तान में रहे, तो उनको अजान से बहुत तकलीफ हो रही थी। नाम बताइए। जब वो दुबई गए,
अब दुबई में बोलो चलो अजान मत देने दो, हाँ बोलो चलो, इस्लामिक कंट्री है ना, कैसे बोलेंगे? रह रहे वहां पे, वहां का खा रहे, रह रहे, पैसा कमा रहे, स्टूडियो खोल दिया, सब कर दिया। अरे सोनू निगम की बात कर रहा हूँ, मालूम है ना। हाँ, यहाँ तो अजान से तकलीफ थी, अब वहां तो रह रहे बिल्कुल। अब मुझे लगता है डेजर्ट में अगर रह तो भी वहां पे आवाज आता है। दुबई के अंदर अगर डेजर्ट में रहने चला गया है कहीं पे तो वहां पे भी आवाज आ रही है, मगर नहीं, यहाँ मुसलमानों को तकलीफ पहुंचा रहा है। सबने उसका फायदा उठाया उस टॉपिक का, इवन पीपल लाइक रानीज ब्रदर, ये लोगों सबने भी किया। तो इससे क्या एक्चुअल आपको नहीं लगता इससे ह्यूमैनिटी का नुकसान हुआ है? इससे नफरत पैदा होती है दो दिलों के अंदर। हमारा जो गंगा जमनी का जो तहजीब है हमारा देश का, सेकुलरिज्म प्लुरलिज्म की जो हम दुहाई देते हैं, उसके बीच में दरार डालने का काम कर रहे हैं ये लोग। क्या आपके कॉन्स्टिट्यूंसी में आज भी मतलब अजान और नमाज ऑन रोड हो रहे हैं? नहीं, नमाज ऑन रोड तो नहीं होते, अभी हमने जमातें बढ़ा दी। अच्छा, 3-4 जमात करते हैं। और अजान का भी जो डेसिमल वॉल्यूम लेवल है कि हम किसी को तकलीफ नहीं देना चाहते, तकलीफ नहीं देना है किसी को। अब यकीन मानो इस बीच में जब ये लोग कम कर दिए थे, बंद कर दिए थे, तो मेरे नॉन मुस्लिम दोस्त जो थे ना मेरे को बोल रहे थे, वारिस में क्यों कर दिया है बंद, बंदने देना था। द सेम क्वेश्चन है ना, पीपल आस्क अस आल्सो। बोलो इतना प्यार मोहब्बत है आपस में लोगों का, इतना तो कुछ जो हमारे अच्छे दोस्त है, देखे ये इनका जो हिंदुत्व का कौन सा है पता नहीं, लेकिन मेरे भी काफ़ी हिंदू दोस्त, काफ़ी रिलीजियस माइंडेड हिंदू से, मगर वो इनके हिंदुत्व से टोटल अलग है। ये कट्टरबाजी में नहीं मानते, वो लोग मोहब्बत में मानते हैं, नहीं प्यार से सब रहेंगे, एक साथ रहेंगे, साथ चलेंगे। इनका तो ऐसा है कि नहीं, हमको मुसलमानों को मार के ही हमको रहना, ये टारगेट है इनका। वो गलत है, वो देश के लिए गलत है। सर मुझे बताइए कि 1993 का जो बॉम्ब ब्लास्ट का केस आपने किया था जो, तो उस वक्त ऐसा क्या दिमाग में था? आपको नहीं लग रहा था कि यार 93 बॉम्ब ब्लास्ट का केस मैं ले रहा हूँ, इतने मतलब लोग मरे हैं, और आपने जो केस लिया था वो बहुत खतरनाक था, और मतलब आपकी तो मॉब लिंचिंग हो जाती, तो आपको डर नहीं लगा? या आपके दिमाग में क्या था कि क्यों लेना चाहिए? देखिए उस वक्त मैं एकदम नया वकील बन गया था, जूनियर 93। मैं केस आने लगे क्योंकि मैं अच्छा आर्ग्यू करता था, बेल वगैरह, तो यकीन मानिए फिर स्लो तकरीबन मेरे पास 28 एक्यूज लोगों का केस मेरे पास था। 28 एक्यूज को मैंने रिप्रेजेंट किया बॉम्ब ब्लास्ट में। ओके, 1993 के। उसमें सबसे फेमस कौन थे? रोज जाते थे, सलीम कुरला थे, बाबा सिद्दीकी थे, बाबा चौहान, सॉरी सिद्दीकी, बाबा चौहान ग्रुप था। बाबा चौहान एक ग्रुप, समीर हनीफ कड़ावाला वो लोग एक ग्रुप थे, सलीम कुरला एक ग्रुप था, हमीद बिरिया जो थे। मैं आपको बताऊं, एक हमीद बिरिया एक ऐसे एक्यूज है जिसका सुप्रीम कोर्ट ने मेरिट्स पे बेल रिजेक्ट किया था। फर्स्ट बेल जो मेडिकल ग्राउंड पे देश में किसी को हुई, वो वारिस पठान ने कराया था हमीद बिरिया की, ऑन मेडिकल ग्राउंड्स फॉर 6 मंथ्स इंटरिम बेल। वो इंटरिम बेल कंटिन्यू रही 4 साल तक, वो बेल पर उनका डेथ हो गया। आई वॉज द फर्स्ट पर्सन टू गेट हिम आउट इंटरिम बेल ऑन मेडिकल ग्राउंड्स। अब्दुल हमीद बिरिया एलियास हमीद चूआ उसका नाम था। मुझे बताइए कि ये जो 28 जो कन्विक्ट थे या जो भी थे लोग, मेरे एक्यूज्ड बोलूंगा मैं, कन्विक्ट तो नहीं हुए, तो क्या आपको सच में लगता था कि उनका कोई हाथ नहीं था तब आपने केस लिया था, या क्या था? मतलब देखिए कुछ लोगों के कन्फेशन थे, कुछ लोगों ने रिट्रैक्ट किया था कन्फेशन। अब ये तो कोर्ट का मसला है, अदालत के सामने सबूत होता है, विटनेसेस आते हैं, विटनेसों ने बयान दिया, सब हुआ, उसके बाद में कुछ कन्विक्ट हुए, कुछ एक्विट भी हो गए। अच्छा, कितने एक्विट हुए थे? एग्जैक्ट मुझे याद नहीं आ रहा है, 30 साल की बात है। अच्छा, तो उसके बाद बैकस्लैश आया था आप पर? मैं लॉयर हूँ, मेरा काम क्या है, आप आओ आपका लड़ूंगा, आप आओ आपका लड़ूंगा, जो भी आया उसका केस मुझे लड़ना है। इससे तो मैं वकील हूँ, मेरे पास मैक्सिमम आज की तारीख में भी नॉन मुस्लिम क्लाइंट ज़्यादा है। ओके, इस वक्त भी मेरा बेटा लॉयर है, प्रैक्टिस कर रहा है अच्छी रीत से, मगर इतना कुछ के बाद भी आज उनको इतना भरोसा है कि वारिस पठान और उसका बेटा अगर केस लड़ रहा है तो पूरी ईमानदारी के साथ लड़ेगा। उसमें कम्युनलिज्म नहीं देखते, क्योंकि हमारा प्रैक्टिस है, हमारी रोजी रोटी का सवाल है, पूरी ईमानदारी के साथ हर चीज़ काम करते हैं। तो ये नहीं देखो, अभी डॉक्टर है, उसके बाद हिंदू भी जाएगा, मुसलमान भी जाएगा, दोनों जाते, वैसा है हमारा भी। जो भी आया हम पूरी ईमानदारी के साथ उसका काम। मतलब आप केस कोई भी हो, आप जज नहीं करते हो, आप पहले लेते हो, उसको पढ़ते हो और अपने आइडिया आता है, हाँ अंदाजा आ जाता है एफआईआर पढ़ के, रिमांड पढ़ के क्या है केस में। तो लॉ इज लेट डाउन, इट इज हाउ यू इंटरप्रेट इट। और या आपको अगर लगता है कि नहीं ये गुनाहगार है, तो फिर आप उसका केस क्या करते हो? आप लड़ते ही हो उसको? देखो लॉ लेक्सिम में क्या लिखा है फर्स्ट लाइन में,
A man is presumed to be innocent unless proven guilty by court. हाँ। He is presumed to be innocent. मेरे boss, कभी ऐसा हुआ है कि आपने किसी को बचाने की कोशिश भी की है? मैं तो सबको बचाने की कोशिश करता हूं। नहीं, आपको पता है कि इसने गलत किया है, फिर भी आपने ऐसा कभी हुआ वो है? ऐसा कैसा बोल सकते हैं अपन के गलत किया है सही किया है, किसने क्या किया तो नहीं मालूम। एविडेंस, कोर्ट एविडेंस पे जाती है। कोर्ट तुम्हारे मेरे चेहरे पे नहीं, कुछ नहीं, जो एविडेंस उसके सामने, एविडेंस को मार्शल करती है कोर्ट, डिफेंस प्रोसिक्यूशन दोनों को सुन के अपना फैसला सुनाती है ऑर्डर होता। सर मुझे बताइए कि आप ये जो पॉलिटिक्स करते हो, इससे आप कभी बोर होते हो? मतलब यू फील एवर बोर कि यार कितनी बहुत हो गया मतलब? तो कभी कभार ऐसा लगता है, जब लॉयर थे, क्रिसमस वेकेशन था, दिवाली वेकेशन था, मे वेकेशन था, बच्चों के साथ निकल जाते थे, दोस्तों को टाइम मिलता था, सबके साथ घूमते फिरते थे। अब ये फील्ड में क्या हो गया, 10 साल से मतलब देख रहा हूँ मैं, ज़्यादा इसमें टाइम देना पड़ता है, क्योंकि मंडे टू संडे वाला काम है। एवरी डे कोई ना कुछ काम होता है, कुछ ना कुछ प्रोग्राम होते हैं, वहाँ अटेंड करना पड़ता है। फिर ये टीवी रहता है, नेशनल स्पोक्स पर्सन हूँ MIM का, तो उस हिसाब से मुझे अपनी पार्टी की बात रखना पड़ता है टीवी पे। आप टीवी पे 10 साल जब आप बोलोगे ना, तो थोड़ा सा कान में, आँख में तकलीफ शुरू होती है। ये है, तो बार बार कभी कभी ऐसा लगता है क्या रोज़ रोज़, मतलब मेरे को पता है मुझे एंकर ये सवाल करेगी, अच्छा, इतना मेरे को मालूम है, क्योंकि ये बुलाया एंकर, ये टॉपिक है, ये मुझे ये सवाल करेगी, उकसाने के लिए। ये मुझे पता है। आपको लगता है ऐसा? और उसको भी पता है एंकर को कि मैं ये सवाल करूंगी, वारिस पठान मुझे इस सवाल का ये जवाब देगा। मुझे बताइए, ये जो न्यूज़ वाले जो है वो आपको कुख्यात और जहरीली जबान बोलते हैं, तो इसको आप कैसे, मतलब हाउ यू रिएक्ट विद इट?